अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वेट कर रहे हैं सर। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मैं समझा कि मेरे फ़ोन में मसला आ गया कि बोल ही नहीं रहा नहीं नहीं आप रिकॉर्डिंग। ओए जुबैर, जुबैर, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला। जी सर। आप इस तरह करें। ओए सर आया तो सर को बताइए, मैं हाँ, नीचे से खाना लेने गया था यार, थोड़ी सी देर तक ज्वाइन करूंगा मैं। ओके ओके क्लास में जी। क्लास में मैसेज करें, पूछें बच्चे क्यों नहीं आ रहे। ओके सर जी, ओके रोहित साहब। वो ये रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर। सर रिकॉर्डिंग में लगा कर चले गए हैं। सर चले नहीं गए, सर इधर ही हैं भाई। मैं यहीं पर बैठा हूँ। आप अपनी क्लास को ऑनलाइन करवाएं, बाकी क्लास को फिर हम कंटिन्यू करें, जल्दी करें। सर जी हाई वोल्टेज का हमें वो सर जी धचका नहीं दे देना, आप तो बड़े खतरनाक जगह पर बैठे हुए हैं। मैं केज के अंदर बैठा हूँ, आप अपनी क्लास को बुलाएं, ऑनलाइन आए वो लोग। सर जी एहतियात से काम कीजिएगा, हमें तो बड़ा डर लगता है वोल्टेज से। आपका स्केड्यूल आ गया है, 26 अक्टूबर से तैयार रहें। 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक आप लोगों ने ऑन कैंपस आके लैब परफॉर्म करनी है, तो तैयार रहें उसके लिए। स्केड्यूल आपका आ गया है, सर हमें आपको ग्लव्स ईमेल पे आ गया होगा। सर हमें ग्लव्स और रबड़ वाले वो शूज देंगे। आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, आपने केज के अंदर जाना नहीं है, आपने बाहर से बैठ कर देखना है, वो मैं खुद पहनूंगा। सर इस तरह फिर तो हमें ऑनलाइन वीडियो बनाकर आप दिखा दें, अगर अंदर नहीं जाना तो क्या फायदा सर, इतने दूर से आएंगे इतने ज्यादा हम। तो आपको एटलीस्ट एक चीज़ को फिजिकली देख लेंगे ना करीब से आके। ऑनलाइन में तो उस वीडियो में तो इतना समझ नहीं आता। सर जी वो तीन लैबें आपसे पड़ी हैं, उसको देखते ही रहे हैं और उसमें तो बैठ कर क्विज भी दिया था, याद है सर, आपने तो मुझे बिठा दिया था। बहरहाल अभी अपनी क्लास को ऑनलाइन बुलाएं, मैं 5 मिनट तक दोबारा चेक करता हूँ कितने लड़के ऑनलाइन है, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके सर, मैसेज कर दिया ग्रुप में।
अच्छा, काफ़ी लोग आ गए हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग, बाकी लोग फिर ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा, आज हमने डिस्कस करनी है लैब नंबर 3। लैब नंबर 3 का मैंने कोई लेक्चर अपलोड नहीं किया और मैंने लैब नंबर 3 का मैनुअल भी अपलोड नहीं किया। मैं वो अपलोड कर दूंगा क्योंकि उसमें ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं थी। आप लोगों ने लैब नंबर 1 और लैब नंबर 2 की वीडियो लेक्चर्स तो देख लिए होंगे। यस सर, देख लिए थे, लेक्चर्स अटेंड कर लिए थे हमने। उसमें चीज़ें समझ आई हैं कुछ? जी जी सर, समझ आ गई है सर। कुछ कन्फ्यूजन तो नहीं है उसमें? अगर उसमें कोई कन्फ्यूजन है तो अभी बताएं, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। नो सर, सच कोई कंफ्यूजन तो नहीं है सर, अभी तो फिलहाल नहीं है। अच्छा, लैब नंबर थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। लैब नंबर 1 में हमने क्या किया था कि सबसे पहले एसी वोल्टेज जनरेशन का मेथड देखा था और उसके बाद हमने ये देखा था कि उसको हमने मेजर कैसे करना है। डिफरेंट हमने मेजरमेंट के मेथड देखे थे। जो ये दो तरह के मेथड आपने थ्योरी में पढ़े होंगे, एक डायरेक्ट मेथड था, एक इनडायरेक्ट मेथड था। जो डायरेक्ट मेथड है उसमें हमने पोटेंशियल डिवाइडर्स यूज़ किए थे और जो इनडायरेक्ट मेथड है उसमें हमने इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए थे। तो जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था उसमें तो वो तो बहुत सिंपल सा था कि हमने ट्रांसफार्मर की आउटपुट वोल्टेज को मेजर किया था वोल्टेज डिवाइडर यूज़ करके। और उसमें वोल्टेज डिवाइडर में हमने कौन सा वोल्टेज डिवाइडर यूज़ किया था? कैपेसिटिव वोल्टेज डिवाइडर, क्योंकि हम कैपेसिटेंस के अक्रॉस कैपेसिटर कनेक्ट करके उसके अक्रॉस वोल्टेज मेजर कर रहे थे। यही काम हम रेजिस्टिव के साथ भी कर सकते हैं। रेजिस्टिव वोल्टेज डिवाइडर यूज़ करके मींस के ट्रांसफार्मर के पैरेलल में हम यूज़ करेंगे एक मेजरिंग रेजिस्टर और उस मेजरिंग रेजिस्टर के सीरीज़ में हम लगाएंगे रेजिस्टिव वोल्टेज डिवाइडर और उसके ऊपर जब भी वोल्टेज ड्रॉप अपीयर होगा वो हम मीटर के थ्रू मेजर कर लेंगे। उसके बाद तीसरी चीज़ जो हमने लैब 1 में डिस्कस की थी वो ये देखा था कि डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स यूज़ करें तो इलेक्ट्रोड के साइज़ और डायमीटर का क्या बिहेवियर होगा, उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज पे क्या इफेक्ट आएगा। ये चीज़ हमने देखी थी लैब नंबर 1 में। ठीक है, उसमें हमने ये देखा था कि अगर हम यूज़ करते हैं स्फेयर इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं या प्लेन इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं बड़े साइज़ का, तो बड़े साइज़ का इलेक्ट्रोड यूज़ करने का नुकसान क्या हो रहा था हमें कि ब्रेकडाउन वोल्टेज ज़्यादा थी। मीन्स कि ज़्यादा वोल्टेज हमें देने पड़ते थे ब्रेकडाउन करवाने के लिए, फ्लैश ओवर करवाने के लिए। गैसेस के केस में जो ब्रेकडाउन होता है उसका हम फ्लैश ओवर कहते हैं और जो हमारा सॉलिड्स के केस में ब्रेकडाउन होता है उसको हम रप्चर कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है चीज़ें? यस सर, ये ब्रेकडाउन किस केस में कहते हैं? ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन तो एक जेनेरिक टर्म है ना कि जब आपकी इंसुलेशन में आयनाइजेशन इतनी ज़्यादा हो जाए कि आपका एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लग जाए, करंट फ्लो करने लग जाए। राइट सर, राइट। ठीक है, ओके, तो थैंक यू। अब हम गैसेस के केस में कहते हैं कि फ्लैश ओवर हुआ है मतलब है तो वो ब्रेक डाउन है क्योंकि गैस हमारा इंसुलेटिंग मीडियम है तो वो इंसुलेशन ब्रेक हो गई है तो हम कहते हैं कि ब्रेक डाउन हो गया। लेकिन स्पेसिफिकली गैसेस की बात करें तो हम कहते हैं कि फ्लैश ओवर हुआ है। और इसी तरह अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स में भी जो इंसुलेटर है जब वो ब्रेक होगा तो हम उसको कहेंगे कि सॉलिड जो है वो रप्चर हो गया क्योंकि उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर गई है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। नहीं सर, यहाँ तक नहीं। अच्छा, उसके बाद हमने ये देखा था कि स्फेयर के मतलब इलेक्ट्रोड के डायमीटर को हम अगर बड़ा डायमीटर यूज़ करते हैं तो ब्रेकडाउन वोल्टेज ज़्यादा है। अगर हम उसका डायमीटर अगर हम छोटा कर दें तो हमारी ब्रेकडाउन वोल्टेज कम हो जाएगी। इसी तरह अगर हम उसकी शेप को चेंज कर दें, स्फेयर की जगह प्लेन यूज़ कर दें तो क्या इफेक्ट आएगा, और प्लेन की जगह पॉइंट इलेक्ट्रोड यूज़ कर लें तो क्या इफेक्ट आएगा। और इसी तरह पॉइंट टू प्लेन इलेक्ट्रोड हमने यूज़ किया था, उसमें देखा था कि ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होगी। तो सबसे कम जो ब्रेकडाउन वोल्टेज हमें मिल रही थी वो पॉइंट टू प्लेन इलेक्ट्रोड की मिल रही थी।
उसकी रीज़न ये थी कि जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस जब हम अप्लाई कर रहे थे, जो इलेक्ट्रिक स्ट्रेस था आपके इंसुलेटर के अक्रॉस, वो इलेक्ट्रिक स्ट्रेस आपका सिंगल पॉइंट के ऊपर फोकस था, पॉइंट इलेक्ट्रोड के केस में। और जो स्फीयर इलेक्ट्रोड और प्लेन इलेक्ट्रोड थे, उनमें आपका जो इलेक्ट्रिक स्ट्रेस था इंसुलेटर के अराउंड, वो ज़्यादा बड़े एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड था। मीन्स कि आपके वोल्ट पर मिलीमीटर आपके प्लेन इलेक्ट्रोड के केस में वो कम थे, और पॉइंट इलेक्ट्रोड के केस में वोल्ट पर मिलीमीटर आपके ज़्यादा थे, जिसकी वजह से आपकी आयनाइजेशन ज़्यादा स्ट्रांग हो रही थी। सर आवाज़ कट गई आपकी बीच में। सर मैं कह रहा हूँ ये फ्लैश और वोल्टेज और ब्रेक डाउन वोल्टेज, इन दोनों में कोई फर्क तो नहीं होता? नहीं, एक ही चीज होते हैं ना? ब्रेक डाउन मैंने कहा है कि ब्रेक डाउन एक जेनेरिक टर्म है जो हम हर किस्म के इंसुलेटर के लिए यूज कर लेते हैं, और चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो गैस है। हम कहते हैं कि जब इंसुलेटर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाए तो हम कहते हैं कि इंसुलेटर ब्रेक डाउन हो गया, इंसुलेटर में ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है, और स्पेसिफिकली सॉलिड्स के लिए बात करें तो हम कहते हैं कि सॉलिड जो है हमारा रप्चर हो गया, और गैसेस और लिक्विड्स की बात करें तो उसमें हम कहते हैं कि उसमें फ्लैश ओवर हो गया। सर जो हमने वोल्टेज मेजर करने के लिए 2 कैपेसिटर लगाए थे, जो वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क में आया था, उसमें जो कैपेसिटर लगे थे वो सीरीज में थे, तो उसमें से जो करंट जा रहा होगा वो कितना होगा अंदाजन? यार करंट उसमें से तो ऐसा मुझे मालूम नहीं है करंट कितना होगा, लेकिन मिनिमम आइडिया सर बहुत थोड़ा सा करंट होगा, इतना कि बस आपकी वोल्टेज मेजरमेंट्स आ जाए। ओके सर। तो सर उसमें भी हमारे पास पावर लॉस तो काफी ज्यादा हो रहा होगा, हीट तो प्रोड्यूस हो रही होगी? नहीं, देखिए ना, जब भी आपने वोल्टेज मेजरमेंट करनी होती है तो आप अपने वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में एक हाई इम्पीडेंस की, एक हाई वैल्यू के रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, और उस रेजिस्टेंस जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस की रेट होता है, वो मेजर करते हैं। हम भी यही काम कर रहे हैं। तो हमारे जो यहाँ पे कैपेसिटेंसेस लगी हुई हैं, वो एक जो बड़ा वोल्टेज रेटिंग का कैपेसिटर था, वो 100 पिको फैरेड उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू है। पिको मतलब 10⁻12। तो जब उसकी इम्पीडेंस आप निकालेंगे तो 31.8 मेगा ओम बनती है। हाँ, तो मेगा ओम्स में रेजिस्टेंस है, तो उसका मतलब है कि उसके अंदर से करंट होगा वो माइक्रो एम्पियर्स में करंट फ्लो कर रहा होगा। तो लेकिन सर पावर लॉस तो हो रहा होगा ना हमारे पास हीट की सूरत में? पावर लॉस तो नेग्लिजिबल पावर लॉस तो होता ही है जब भी हमने मेजरमेंट लेनी होती है वोल्टेज की, वो तो हर तरह के मीटर में होता है। लेकिन हम आइडियल अगर अज्यूम करते हैं तो हम कहते हैं कि आइडियली तौर पे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा और वोल्टेज हम मेजर कर रहे हैं, तो उसका मतलब है कि पावर लॉस नहीं होगा, लेकिन फिर भी माइक्रो एम्पियर में करंट लाजमी फ्लो कर रहा होता है। क्योंकि अगर करंट फ्लो नहीं करेगा तो उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर नहीं हो सकता। करंट फ्लो होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा ना। बिल्कुल सर। अच्छा, उसके बाद हमने लैब नंबर 2 की थी। लैब नंबर 2 में हमने क्या डिस्कस किया था कि डीसी वोल्टेज कैसे जनरेट करने। हमने रेक्टिफिकेशन किया था, सिंपल सा सर्किट था, सिंगल स्टेज रेक्टिफिकेशन का। दो डायोड्स हमने लगाए थे सीरीज में। 2 डायोड्स क्यों लगाए थे कि ताकि हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप है दोनों डायोड्स के वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ताकि हमारे डायोड्स ओवरलोड कंडीशन में ना काम करें। सिंगल स्टेज में ऐसे ज़रूरत भी नहीं है, सिंगल डायोड से भी काम चल जाता है। लेकिन जब हम उसको वोल्टेज डबलर का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हर डायोड के ऊपर 2 टाइम्स ऑफ वोल्टेज ड्रॉप आता है। तो उस 2 टाइम्स वोल्टेज ड्रॉप को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम फिर 2 डायोड सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं ताकि वोल्टेज ड्रॉप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, हमारे डायोड्स डैमेज ना हो। सर जो हमने ये डायोड यूज किए थे हाई वोल्टेज के लिए, तो इनका सर फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? यार इनका कभी मेजर नहीं किया, ना ही इनकी स्पेसिफिकेशन में मेंशन्ड है, लेकिन उतना ही होना चाहिए जितना नॉर्मल डायोड्स का होता है, मतलब 0.7। हाँ, आइडियली तौर पे उतना ही होना चाहिए, लेकिन इन्होंने स्पेसिफिकेशन में मेंशन करके नहीं दिया, और ना ही यहाँ पे कोई ऐसा मेथड है कि हम इसको मेजर कर सकें। ठीक हो गया। तो आप एज्यूम यही करें कि इसका भी वोल्टेज ड्रॉप है, 0.7 है। सही। अच्छा, कोशिश करेंगे। हमारे पास एक डायोड, फॉल्टी डायोड एक बीच में निकला था, वो वारंटी क्लेम करके उसको हमने रिप्लेस करवाया था। तो वो जो फॉल्टी डायोड, अगर टाइम मिला सेमेस्टर के एंड पर तो उसको खोल कर उसकी कंस्ट्रक्शंस को चेक कर लेंगे कि वो बना हुआ किस तरह का है।
ठीक हो गया सर, ये इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, डीसी का तो आपको समझ आ गया कि बहुत सिंपल सा था, सिंपल सिंगल स्टेज रेक्टिफिकेशन की थी। उसके बाद हमने एक्सपेरिमेंट किया था वोल्टेज डबलर का, जिसका नाम था ग्रेनिशर वोल्टेज डबलर। तो ग्रेनिशर वोल्टेज डबलर में हमने जो सर्किट बनाया था उसे बेसिकली बस आपके वोल्टेज डबल होकर आ रहे थे, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा पार्ट हमने उसमें किया था, हमने पोलैरिटी का इफेक्ट देखा था इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, कि अगर हम पॉजिटिव पोलैरिटी यूज करते हैं और नेगेटिव पोलैरिटी यूज करते हैं डीसी की, तो दोनों के केस में ब्रेकडाउन वोल्टेज पर क्या इफेक्ट आता है। इलेक्ट्रोड जो हमने यूज किया था वो पॉइंट टू प्लेन इलेक्ट्रोड यूज किया था। तो जो प्लेन इलेक्ट्रोड था पहले उसका हमने ग्राउंड किया, यानी कि अर्थ पिट के साथ न्यूट्रल पॉइंट के साथ कनेक्ट किया, और जो पॉइंट इलेक्ट्रोड था टॉप वाली साइड पे जो लगा हुआ था उसको हमने डीसी की पॉजिटिव पोलैरिटी अप्लाई की थी, मींस की नेगेटिव पोलैरिटी आपकी ग्राउंडेड थी। तो इस केस में आपके पास डिस्टेंस हम बढ़ाते जा रहे थे और वोल्टेज ब्रेकडाउन मेजर करते जा रहे थे, फ्लैश और वोल्टेज मेजर करते जा रहे थे, और हमने एक ग्राफ प्लॉट कर लिया उसका। इसी तरह हमने पोलैरिटी को रिवर्स किया था, डायोड्स की एनोड और कैथोड को रिवर्स किया तो पोलैरिटी रिवर्स हो गई। फिर उस पर हमने सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, लेकिन इस केस में आपके पास जो पॉइंट इलेक्ट्रोड था, टॉप वाला जो इलेक्ट्रोड था, उसके ऊपर नेगेटिव पोलैरिटी जनरेट हो रही है, और जो प्लेन इलेक्ट्रोड था वो ग्राउंडेड है, वो जीरो पोटेंशियल पे है। तो वो है तो वो जीरो पोटेंशियल पे, लेकिन वो नेगेटिव के रिस्पेक्टिवली हाई पोटेंशियल पे है। तो हम उसको कहते हैं कि हमने पॉजिटिव को ग्राउंड किया हुआ है और नेगेटिव पोलैरिटी अप्लाई की हुई है पॉइंट इलेक्ट्रोड के ऊपर। और इस पे हमने ये देखा था कि जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाते जाते हैं तो हमारी जो फ्लैश ओवर वोल्टेज है वो बढ़ती जाती है। इसकी रीज़न आप लोगों को याद है कुछ? किसी को नहीं याद इसके पीछे वजह क्या थी? सर किस चीज की? कि पोलैरिटी जब हमने रिवर्स की थी, नेगेटिव पोलैरिटी के केस में ब्रेकडाउन वोल्टेज ज़्यादा क्यों आ रही थी? सर नहीं याद। उसकी रीज़न मैंने ये बताई थी कि जब आप पॉजिटिव पोलैरिटी अप्लाई कर रहे हैं पॉइंट इलेक्ट्रोड के ऊपर, तो वो क्या कर रहा है, नेगेटिव आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, पॉजिटिव आयंस को अर्थ की तरफ रिपेल कर रहा है। नेगेटिव आयंस वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। और जो रिवर्स पोलैरिटी थी जिसमें हमने नेगेटिव पोलैरिटी अप्लाई की थी पॉइंट इलेक्ट्रोड पे, तो वो क्या कर रहा था, वो नेगेटिव आयंस को रिपेल कर रहा था अर्थ की तरफ और पॉजिटिव आयंस को अपनी तरफ खींच रहा था। तो नेगेटिव पोलैरिटी के केस में जब वो नेगेटिव आयंस को रिपेल करके अर्थ की तरफ भेज रहा है, तो इसका मतलब है कि वो तो अर्थ में जाएंगे जब इलेक्ट्रॉन, तो वो तो पूरी अर्थ पे डिस्पर्स हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो जाएंगे, आयनाइजेशन आपकी खत्म हो जाएगी। तो आपका जो डिस्चार्ज चैनल है उसकी ग्रोथ नहीं होगी, वो उल्टा उसकी चैनल की विड्थ कम होती जाएगी। तो इसका नुकसान क्या होगा कि आपको ज़्यादा वोल्टेज देने पड़ेंगे ताकि आप फ्लैश ओवर करवाएं, ठीक है। और इसका रिवर्स होता है आपके पॉजिटिव पोलैरिटी के केस में, उसमें आप पॉजिटिव आयंस को रिपेल कर रहे हैं, नेगेटिव आयंस को अपनी तरफ रख अपने पास कंट्रोल पॉइंट इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट कर, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में ज़्यादा हो जाएगी, और क्योंकि नेगेटिव आयंस मौजूद है दरम्यान में, इनकी वजह से करंट फ्लो होना है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है कम वोल्टेज के ऊपर, तो आपका फ्लैश ओवर जल्दी हो जाएगा, कम वोल्टेज के ऊपर हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई? यस सर, समझ आ गई है। अच्छा, अगर यहाँ तक समझ आ गई है तो फिर इसका मतलब है कि हम आज की लैब की तरफ, आज की लैब बहुत छोटी सी थी, हमने रेफर करना है लैब नंबर 1 की तरफ, इसलिए मैंने आपको रिवीजन करवा दी है। और इसमें करना हमने ये है कि जो लैब नंबर 1 में हमने एक्सपेरिमेंट किया था स्फीयर गैप्स का, जिसके थ्रू हमने वोल्टेज मेजर किए थे कि ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है, और उसके थ्रू हम मेजरमेंट लेना चाह रहे थे कि ट्रांसफार्मर पे सेकेंडरी वोल्टेज मेजरमेंट कर रहे थे बेसिकली। तो अब उस टाइम मैंने आपको ये बताया था, मैनुअल में भी एक नीचे लाइन लिखी हुई थी कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की वजह से, एयर प्रेशर की वजह से ये जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है ये अफेक्ट होती है, ठीक है। इसके ऊपर भी एक अलग से एक्सपेरिमेंट करेंगे, एयर प्रेशर को चेंज करके उसका एक अलग से एक्सपेरिमेंट है वो भी करेंगे। तो
एक स्टैंडर्ड टेबल आपको दिया, मैंने बताया था कि एक स्टैंडर्ड टेबल है जो प्री कैलकुलेटेड वैल्यूज़ का IEEE ने दिया हुआ है कि उसमें ये डिफाइंड है कि आपका गैप कितना होगा और उसके अगेंस्ट ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होगी यूजिंग स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर कंडीशंस। तो अगर हमारी भी एयर टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सेम वही हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो जो हमने गैप सेटिंग की हुई थी वो टेबल वाली है, तो हमारी ब्रेकडाउन वोल्टेज भी टेबल वाली ही होगी, तो तब तो कोई इशू नहीं है। लेकिन चूँकि टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन चेंज होती रहती हैं, हमारे पास टेम्परेचर स्टैंडर्ड नहीं है, जो टेम्परेचर जिसके लिए वो टेबल कैलकुलेटेड है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर कैलकुलेटेड है टेबल। तो हमारे पास अभी करंटली भी अगर हम देखें 28.4 डिग्री यहाँ पर टेम्परेचर इस टाइम पर लैब में मौजूद है। इससे क्या होगा कि आपकी जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो एक्यूरेट नहीं होगी, मींस कि आप वो टेबल वाली वैल्यू यूज़ नहीं कर सकते, आपने फिर एक करेक्शन फैक्टर कैलकुलेट करना है। थर्ड लैब में करना ही यही है कि हमने थर्ड लैब में हमने करेक्शन फैक्टर कैलकुलेट करना है और कैलिब्रेशन करनी है अपने पॉइंट, अपने इलेक्ट्रोड्स की, डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स की। तो उसका एक फार्मूला है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। स्क्रीन आप लोगों को नज़र आ रही है जो मैं शेयर कर रहा हूँ? जी सर नज़र आ रही है। यस। अच्छा, इसमें मैंने आप लोगों को जो टेबल शेयर किया था इसमें लिखा हुआ है कि अगर हम यूज़ करते हैं 50 सेंटीमीटर की स्पेसिंग, अगर हम गैप रखते हैं 50 सेंटीमीटर्स का, तो उसके अगेंस्ट हमारी ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होगी। ठीक है, 50 सेंटीमीटर का गैप रखा और स्फेयर का जो डायमीटर है वो भी 50 सेंटीमीटर रखा, तो ब्रेकडाउन वोल्टेज आपकी क्या दिखा रहा है 138। इसी तरह अगर हमने स्फेयर का डायमीटर बढ़ा दिया 75 कर दिया और गैप वही रखा हुआ तो 138 ही आ रहा है। और अगर हम गैप को कॉलम में नीचे की तरफ मूव करें, 50 सेंटीमीटर का स्फेयर यूज़ कर रहे हैं और कॉलम में नीचे की तरफ मूव करें, गैप को हमने बढ़ा के 75 मिलीमीटर कर दिया, तो आपकी ब्रेकडाउन वोल्टेज वो कह रहा है कि ज़्यादा हो जाएगी, 202 किलो वोल्ट हो जाएगी। गैप को आप 100 मिलीमीटर करेंगे तो 263 किलो वोल्ट आपकी ब्रेकडाउन वोल्टेज हो जाएगी। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड टेबल है जो प्री कैलकुलेटेड वैल्यूज आपको दी हुई हैं एट स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस। ठीक है, रूम टेम्परेचर कितना है स्टैंडर्ड इसके लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड और रूम प्रेशर कितना होगा 760 mm of Hg, 760 स्टैंडर्ड यूज़ किया जाता है। अच्छा, अब हमारे केस में क्या है, एक तो हम ये टेबल फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि हमारा जो स्फेयर है वो 50 सेंटीमीटर्स का नहीं है और कम वैल्यूज़ का जो स्फेयर है वो उसका टेबल मिल नहीं रहा। तो लेकिन फिर भी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम रेफरेंस के लिए यूज़ कर लेते हैं, आर्बिट्री वैल्यू वैसे ले लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास स्फेयर है 50 सेंटीमीटर का और हमने गैप रखा हुआ है 10 मिलीमीटर का, तो हमारी ब्रेकडाउन वोल्टेज लेट सपोज आती है 20 किलो वोल्ट अकॉर्डिंग टू टेबल। ठीक है, लेकिन हमारी जो कंडीशंस हैं वो चेंज है, हमारा जो एयर प्रेशर है और एयर टेम्परेचर है वो डिफरेंट है। तो फिर हम एक्यूरेट वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे, हम एक करेक्शन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, उस करेक्शन फैक्टर को अपनी मेजर्ड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक्यूरेट वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, जैसे अभी इस फार्मूले में अगर आप देखें तो VD0 ये वो मेजर्ड वैल्यू है जो हमने ये वो वैल्यू है जो कि टेबल ने हमें बताई है। ठीक है, और KD वो फैक्टर है जो हमने कैलकुलेट किया करेक्शन के लिए, करेक्शन फैक्टर। टेबल की वैल्यू को उस करेक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्यूरेट वैल्यू मिल जाएगी ब्रेकडाउन की। अब ये KD कहाँ से आएगा, KD को हमने टेबल में देखना है और उस टेबल में देखने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एयर डेंसिटी निकालनी पड़ेगी, रिलेटिव एयर डेंसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जिसको RAD कहते हैं। इसका भी एक प्रॉपर फार्मूला है। हम रिलेटिव एयर डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे और इस रिलेटिव एयर डेंसिटी को, ये एक टेबल है करेक्शन फैक्टर की टेबल, इस टेबल में जाके अपनी रिलेटिव एयर डेंसिटी के अगेंस्ट करेक्शन फैक्टर की वैल्यू देखेंगे और टेबल से जो हमने वैल्यू उठाई है किलो वोल्ट्स की उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे करेक्शन फैक्टर के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, एक्यूरेट मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे भी हम फार्मूला देखें कि रिलेटिव एयर डेंसिटी के फार्मूले में क्या दिया हुआ है,
प्रेशर दिया हुआ है पी वो प्रेशर है जो कि करंट अभी हमारे रूम कंडीशन में एयर प्रेशर मौजूद है। पी नॉट क्या है, ये हमारा स्टैंडर्ड एयर प्रेशर है, ठीक है। टी नॉट क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर है जिसके ऊपर टेबल की वैल्यूज कैलकुलेटेड है। और नीचे डिनोमिनेटर में टी क्या चीज़ है, ये वो टी है जो टेम्परेचर है जो अभी करंट हमारे ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट रूम का टेम्परेचर होगा, ठीक है। ये फार्मूला यूज़ कर लें या इक्वल टू के बाद दूसरा फार्मूला यूज़ कर लें, एक ही रिजल्ट आपको मिलेगा। तो जब आप इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको ये डेल्टा मिलेगा। डेल्टा आपके पास क्या चीज़ है, रिलेटिव एयर डेंसिटी। लेट्स सपोज डेल्टा की वैल्यू आपके पास आती है 0.9, तो 0.9 के अगेंस्ट आपने चेक करना है कि करेक्शन फैक्टर क्या है। करेक्शन फैक्टर KD, उसकी वैल्यू है 0.91। तो इस 0.91 को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे उस वैल्यू के साथ जो आपने टेबल में रीड की है। जो हमने 20 मिलीमीटर का गैप रखा था, 20 मिलीमीटर के अगेंस्ट हमने टेबल में देखा कि लेट्स सपोज 25 किलो वोल्ट पर जाके ब्रेकडाउन होना है, ये हमें टेबल बता रहा है, लेकिन हमने करेक्शन फैक्टर से 25 किलो वोल्ट को मल्टीप्लाई करवाना है, फिर हमें एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी। ये चीज़ समझ आई है? अगर आपकी रिलेटिव एयर डेंसिटी 1 निकल आती है तो आपका करेक्शन फैक्टर भी 1 ही रहेगा। तो फिर आप उसको वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा भी देंगे तो रिटर्न में आपको फिर टेबल की वैल्यू वापस मिल जाएगी उस केस में। किसी को कंफ्यूजन है इसमें तो बताएं। ये चीज़ आज की लैब में हमने सिर्फ यही काम करना है। सर ये नो सर, रीड करते हैं सर। अच्छा, मैंने ये बताया था कि हमने जो टेबल से वैल्यूज उठाई हैं वो टेबल से वैल्यूज एक्यूरेट हैं अगर हम हमारे रूम की टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन भी वही हों जो टेबल के लिए, जिनके ऊपर टेबल की वैल्यूज कैलकुलेटेड हैं, ठीक है। हमारे रूम की टेम्परेचर कंडीशन चेंज होती रहती है, तो प्रेशर को तो हम स्टैंडर्ड का ही रख लेते हैं, लेकिन टेम्परेचर की वैल्यूज तो ऊपर नीचे होती रहती हैं। जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर उन्होंने यूज़ किया था वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड यूज़ किया हुआ है। हमारे केस में 20 डिग्री नहीं है, हमारे केस में 28 है, 26 है, डिफरेंट हो सकता है। हमने क्या करना है, वो करेक्शन फैक्टर कैलकुलेट करना है जो कि उस टेबल की वैल्यू को कन्वर्ट करके हमें एक्यूरेट वैल्यू में बता देगा। लेट्स सपोज हमने टेबल से वैल्यू रीड की थी 25 किलो वोल्ट, लेकिन वो एक्यूरेट नहीं है, हमें मालूम है कि टेम्परेचर की कंडीशन चेंज हो गई है, तो उसका मतलब है कि वो रीडिंग अब एक्यूरेट नहीं रही, उसमें प्लस माइनस कुछ हो सकता है। आप करेक्शन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। करेक्शन फैक्टर आपको कहाँ से मिलेगा, ये आपकी बुक में टेबल दिया हुआ है। अगर आप ये जो मैंने बुक अपलोड की थी उसका पेज नंबर 89 है, इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे टेबल आपको दिया हुआ है, एयर डेंसिटी करेक्शन फैक्टर। आपने यहाँ से KD की वैल्यू पिक करनी है। KD की वैल्यू आपने किसके अगेंस्ट देखनी है, वो आपने देखनी है रिलेटिव एयर डेंसिटी के अगेंस्ट, ठीक है। अब ये रिलेटिव एयर डेंसिटी कहाँ से मिलेगा, इसका सिंपल सा फार्मूला है, ये डेल्टा इज इक्वल टू P/P0 इंटू बाकी फार्मूला जो लिखा हुआ। तो इसमें आपने T0 और P0 ये स्टैंडर्ड कंडीशन पुट करनी है जो आपको यहाँ दी हुई। T0 की वैल्यू 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और P0 क्या है, स्टैंडर्ड एक्सक्यूज मी सर। प्रेशर। जी बताएं सर ये जो टेम्परेचर है T0 और T, इसको केल्विन में पुट नहीं करना या डिग्री में पुट करना है? इसको डिग्री में करना है, T0 को डिग्री में पुट करना है, T और T0 दोनों को। ओके सर, ठीक है। और इसी तरह जो P प्रेशर है इसको आपने यूज़ करना है, MMFH यूज़ कर लें, ठीक है। तो क्योंकि रेशियो है तो ऊपर नीचे अगर आप यूनिट चेंज करेंगे भी तो क्योंकि रेशियो होने के बाद आपको एक कांस्टेंट नंबर ही मिलेगा, वो आपके यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको ये डेल्टा फैक्टर मिलेगा, रिलेटिव एयर डेंसिटी फैक्टर मिलेगा। इसको आपने जाके इसके अगेंस्ट टेबल में करेक्शन फैक्टर देख लेना है, ठीक है। पहले आपने फार्मूले में रिलेटिव एयर डेंसिटी निकाली, उसके अगेंस्ट आपने टेबल में करेक्शन फैक्टर देखा और उस करेक्शन फैक्टर को आपने वोल्टेज की वैल्यू जो आपने टेबल से रीड की थी उसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब आपको एक्यूरेट वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ये वो एक्यूरेट वैल्यू है जो कि जिस पर ब्रेकडाउन आपका हुआ है। किसी को इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर।
अच्छा, जो आपकी लैब नंबर 3 का मैनुअल मैं अपलोड कर दूंगा, इसमें आप जो हमने लैब नंबर 1 में किया था, हमने डिफरेंट इलेक्ट्रोड यूज़ किए थे, पॉइंट टू पॉइंट भी यूज़ किया था, प्लेन टू प्लेन भी यूज़ किया था, ठीक है। तो मैं इन सब के कंबाइंड एक लैब बनाकर आपको सेंड करूंगा। उसमें आप लोगों ने करना क्या है कि जो बैरोमेट्रिक प्रेशर है, जो रूम प्रेशर है एयर का, वो तो 760 है, और जो रूम का टेम्परेचर है वो आप यहाँ पर क्या पुट करेंगे, वैसे मुझे याद नहीं है, लेकिन आप कैलकुलेशंस के लिए यूज़ कर लें 26 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और उसके अगेंस्ट आपने क्या करना है, करेक्शन फैक्टर निकालना है। करेक्शन फैक्टर निकालने के लिए पहले आपको एयर डेंसिटी फैक्टर निकालना पड़ेगा, उसका फार्मूला मैं यहाँ पुट इन कर दूंगा, और इस एयर डेंसिटी फैक्टर को आप टेबल में व्यू करेंगे तो आपको करेक्शन फैक्टर मिलेगा। उस करेक्शन फैक्टर को आपने जो टेबल वाली वोल्टेज की वैल्यू जो आपने उठाई है उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपको करेक्टेड वैल्यू मिलेगी। स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, जो आपने टेबल से उठाई है, और करेक्टेड वैल्यू क्या है, आपने स्टैंडर्ड वैल्यू को करेक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाया, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगी, एक्यूरेट वैल्यू मिल जाएगी। सर ये एवरेज वैल्यू क्या है सर? एवरेज वैल्यू ये है कि हमने जो 10 मिलीमीटर की स्पेसिंग रखी थी, इसके अगेंस्ट हमने 3 दफ़ा ब्रेकडाउन करवाया, 3 दफ़ा रीडिंग ली, और उसको हमने ताकि हमारा अगर कोई 10 पार्टिकल्स वगैरह होते हैं तो वो ख़त्म हो जाए। मल्टीपल रीडिंग लेने का मकसद यही होता है कि दरमियान में अगर कोई पोल्यूशन पार्टिकल्स हैं तो वो जब फ्लैश ओवर होता है तो उसकी वजह से वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ 3 वैल्यूज मिलेंगे, तकरीबन बराबर ही होंगे, तो इसको एवरेज निकाल के एक वैल्यू ले लीजिए। वो आप ना भी लें 3 वैल्यूज, आप हमने लैब में सिंगल वैल्यू पे काम किया, तो आपको ये 2 और 3 वैल्यू खत्म हो जाएगी। ओके सर, थैंक यू। जो आपके जो हाई वोल्टेज के सर्किट्स यूज़ किए जाते हैं घरों के अंदर या इंडस्ट्री में जो यूज बनाए जाते हैं डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए, उसके पीछे फिनोमेना यही होता है कि जब वो हाई वोल्टेज की आर्किंग होती है तो उसकी वजह से डस्ट पार्टिकल्स आपके वो स्प्लिट हो जाते हैं, वो बहुत छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं, मीन्स के वो डिवाइड हो जाते हैं छोटे पार्टिकल्स में, जिसकी वजह से आपकी डस्ट जो है वो ख़त्म हो जाती है। पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए यूज़ की जाती है वो टेक्निक्स। तो यहाँ पे भी वही टेक्निक्स का आपको थोड़ा सा बताया हुआ कि आप एक रीडिंग ना लें, एक स्पेसिंग के अगेंस्ट आप 3 रीडिंग ले लें और फिर उनकी एवरेज निकाल लें ताकि थोड़ी सी वैल्यू आपकी एक्यूरेट हो जाए, क्योंकि जो पोल्यूशन जब होगी तो वो भी आपकी ब्रेकडाउन वोल्टेज को अफेक्ट करती है, ठीक है। हो सकता है आप जो इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर कोई चीज़ लगी हुई हो, उसके ऊपर मट्टी पड़ी हुई हो या उसके ऊपर कोई ग्रीस लगी हुई हो, उसकी वजह से भी आपको ब्रेकडाउन वोल्टेज अफेक्ट हो सकती है। तो ये उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, तो अगर आप पहले से ही आपकी इन्वायरमेंट क्लीन है, तो हमारी लैब में तो सफाई है, तो हमें 3 दफ़ा रीडिंग लेने की जरूरत नहीं है, एक ही रीडिंग हम लेते हैं यहाँ पर। और जब भी एक्सपेरिमेंट करना होता है तो तमाम इक्विपमेंट के ऊपर एक दफ़ा माइक्रोफाइबर क्लॉथ के साथ उसकी सफाई करनी पड़ती है ताकि कोई अगर डस्ट पार्टिकल हैं भी सही तो रिमूव हो जाए। ये बुक मैंने अपलोड की है, बुक के पेज नंबर 88 पर आप जाकर देखेंगे तो आपको दोनों फॉर्मूला दिए हुए हैं, और पेज नंबर 89 पर देखेंगे तो आपको टेबल दिया हुआ है। ये बुक अपलोड की हुई है मैंने गूगल क्लासरूम पर। ओके सर। सर अटेंडेंस लगा दें हम अपनी? अटेंडेंस लगा दें अपनी, और किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। आज की लैब में सिर्फ इतना सही काम है। ये सेम एक्सपेरिमेंट हम स्ट्रेट टू स्ट्रेट इलेक्ट्रोड के लिए भी कर सकते हैं, हम प्लेन टू प्लेन इलेक्ट्रोड के लिए भी कर सकते हैं, और हर तरह के इलेक्ट्रोड की कैलिब्रेशन हम कर सकते हैं। नॉर्मली हम जो स्ट्रेट टू स्ट्रेट इलेक्ट्रोड है उसी को यूज़ करते हैं वोल्टेज मेजरमेंट के लिए, तो बाकी इलेक्ट्रोड्स की कैलिब्रेशन की ऐसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो करना चाहें तो सेम यही फार्मूला है, सेम यही टेबल है उसके लिए भी। किसी ने कुछ सवाल पूछना है तो बताएं। नो सर ये लैब तो क्लियर हो गई है सर, बस इतनी सी लैब है सर? आज की लैब बस इतनी चाहिए, नेक्स्ट लैब थोड़ी सी लेंथी होगी, आज की लैब इतनी ही है सर। टास्क में करना क्या है? तो सर अभी मतलब जिसको समझ आ गई लीव कर सकते हैं, या कोई मतलब आपने इंपॉर्टेंट बात बतानी है? हाँ, अटेंडेंस लगा लें, बेशक लीव कर जाएं जिनको समझ आ गई है। टास्क में करना क्या है सर?
टास्क में आपने सिर्फ वो टेबल फिल करना है जो फर्स्ट लैब में जो आपने वैल्यूज रिकॉर्ड की थी ना, उन्हीं को ही आपने करेक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाना है और उनकी करेक्टेड वैल्यू निकालनी है। सर ये पी और पी नॉट दोनों 760 रखने हैं? हाँ, दोनों प्रेशर पी और पी नॉट दोनों आप स्टैंडर्ड ले लें, क्योंकि हमारे पास यहाँ प्रेशर मेजर करने के लिए मीटर नहीं है, तो टेम्परेचर के लिए तो और ह्यूमिडिटी के लिए मीटर है, प्रेशर के लिए नहीं है। अच्छी कर लें। ठीक है सर, थैंक यू सर। सेकेंडली दोबारा बता दे प्योर की वैल्यू। सर आपकी वॉइस कट गई थी। मैं ये बता रहा था कि प्रेशर की वैल्यू जो है वो स्टैंडर्ड आप ले लें, पी और पी नॉट दोनों की सेम वैल्यू ले लें 760, और रूम टेम्परेचर की वैल्यू आप 26 डिग्री सेंटीग्रेड ले लेना, और जो स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर है वो तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। ओके सर, थैंक यू। बस आपने ये कैलकुलेशंस करनी है, इसके अगेंस्ट करेक्शन फैक्टर फाइंड आउट करना है। करेक्शन फैक्टर को जो फर्स्ट लैब में हमने वैल्यू रिकॉर्ड की थी उसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो आपको करेक्टेड वैल्यू मिल जाएगी। उसको बस न्यू टेबल में आपने सेव करवा देना। सर सॉरी, ये दोबारा बता दे काइंडली। जो फर्स्ट लैब में हमने रीडिंग्स ली थी, 5 रीडिंग्स ली थी 10 मिलीमीटर गैप स्पेसिंग के साथ, तो उन 5 वैल्यूज़ को अब हमने करेक्टेड वैल्यू उनकी निकालनी है। वो करेक्ट वैल्यूज़ नहीं थी हमारी, ठीक है, टेम्परेचर की चेंज होने की वजह से ब्रेकडाउन वोल्टेज चेंज थी हमारी। तो अब हमने करना ये है कि उनके साथ करेक्शन फैक्टर को मल्टीप्लाई करवाना है ताकि हमें करेक्टेड वैल्यूज निकले। आपने सिर्फ करेक्शन फैक्टर कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करवाना है और कुछ नहीं है स्लैब। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो बेशक अपनी अटेंडेंस लगाएं और लीव कर दें। जज़ाकल्लाह सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह। सर जो हमारी लैब क्या कह रहे हो आरिस? सर जो हमारी लैब में स्फीयर है उनके साइज क्या क्या है? ये आपकी आवाज़ बहुत थोड़ी आ रही है यार। ये आप 2 अकाउंट से लॉगिन हो, एक का माइक तो बंद कर लो, तो शोर आ रहा है। वो सर कर दिए मैंने। सर मैं ये कह रहा हूँ जो हमारी लैब में स्फीयर हैं उनके साइजेस क्या हैं? मैं आपको मेजर करके साइज उनका बता देता हूँ। सर हमारे पास कितने वेरिएंट है? एक दो है ना, एक छोटा और एक बड़ा वाला है। हाँ, स्फीयर्स के 2 ही हैं, एक छोटा साइज है एक बड़ा साइज है। इसी तरह प्लेन के भी 2 ही हैं, लेकिन हमने सिर्फ बड़े साइज के प्लेन यूज़ किया था। और इलेक्ट्रोड जो पॉइंट इलेक्ट्रोड है उनका तो है ही एक ही साइज है, और इसी तरह पॉइंट टू प्लेन किया था तो वो भी एक ही साइज के हमने यूज़ किया। सही हो गया सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। अहमद सुलेमान और यावर इमाम। जी सर। कोई क्वेश्चन नहीं है तो लीव कर दे, फिर मैं मीटिंग एंड कर दूं। यस सर, यस सर, यस सर। ये कौन ऑनलाइन बैठा है? अहमद सुलेमान सोया हुआ है, वाकई में सोया हुआ है।